फिर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर डिस्टरबेंस के कारण से बीच में कट गया था। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। चलिए आज हम नियोजन प्रक्रिया प्लानिंग प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं। प्लानिंग प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि योजना जो है, प्लान जो हम करते हैं, चाहे छोटे स्तर पर हो चाहे बड़े स्तर पर हो, तर्कसंगत हो या व्यवहारिक हो, है ना, इसके लिए कुछ न कुछ आवश्यक कदम उठाए जाते हैं, एक स्टेप्स लिए जाते हैं। हम प्लान करते हैं तो उसके लिए एक प्रोसेस के रूप में लेते हैं कि भाई हमको कब क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से। तो एक एक स्टेप वाइज हम क्या करते हैं, कार्यों का निष्पादन करते हैं, उन कार्यों को हम लेते हैं, है ना। तो जैसे कि ओडोनिल और आपके चाचा टेरी, ये दोनों ने कुछ स्टेप्स बताए। जैसे कि ओडोनिल ने 6 स्टेप बताया और चाचा टेरी ने 8 स्टेप्स बताए। तो इनके जो स्टेप्स हैं इसका विश्लेषण करते हैं, देखते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है वो लक्ष्यों अथवा उद्देश्यों का निर्धारण करना, डिटरमिनेशन ऑफ गोल और ऑब्जेक्टिव्स। तो किसी भी योजना का जो प्रारंभ होता है, उसका उद्भव होता है, वो बिगिनिंग स्टार्ट जब हम करते हैं तो उसमें सबसे पहले तो होता है भाई हमारा लक्ष्य या ऑब्जेक्ट। तो जब तक कि हमारा लक्ष्य या ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इसका निर्धारण करना होता है कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, लक्ष्य क्या होगा, इसका निर्धारण करना। तो सबसे पहले किसी भी व्यवसाय उपक्रम, इसकी योजना जब तैयार की जाती है तो उसमें लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। और शुरू में हम ये देखते हैं कि जो समस्त उपक्रम होते हैं उनके सामान्य लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और फिर उसमें उसके विभागीय, उप विभागीय, इनके लक्ष्यों को निर्धारित किया जाता है। तो लक्ष्य निर्धारण के उपरांत ही, इसके बाद ही समस्त अधिकारियों को योजना के लक्ष्यों और उनके उद्देश्यों से उनको अवगत कराया जाता है। तो ये आवश्यक होता है कि भाई वो उसकी प्राप्ति के लिए जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो लक्ष्य तय किए गए हैं, उसकी प्राप्ति के लिए वो कंट्रीब्यूशन में कार्य को करें। माने कार्य को वो किस तरीके से करते हैं, यह इस पर डिपेंड करता है। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट हम आते हैं सूचनाओं का संकलन। सूचनाओं का संकलन अथवा विश्लेषण। ठीक है, संकलन और विश्लेषण, ये दो बात आती है। यानी कि संबंधों को, जो इंफॉर्मेशन होते हैं उसको कलेक्शन करना, है ना। हम जो भी प्लान करते हैं तो उसके लिए जो उद्देश्य है, तो उद्देश्य के निर्धारण होने के पश्चात जो स्टेप हमको उठाना पड़ता है, या संस्था को या उद्योग को जो स्टेप लिए जाने होते हैं, तो उसमें दूसरा प्रमुख चरण जो है वह नियोजन से संबंधित क्रियाओं के संबंध में होता है। इसमें आवश्यक तथ्य, जो संबंध है, डाटा है, इंफॉर्मेशन है, उनको संकलित करना, यानी उसको एकत्रित करना, इकट्ठा करना, कलेक्शन करना और उसको उसका एनालिसिस करना, उसका विश्लेषण करना कि भाई जो भी सूचनाएं हैं, अब सूचनाएं दो तरीके से, आंतरिक और बाह्य, इंटरनल और एक्सटर्नल, दोनों ही स्रोतों से, रिसोर्सेज से प्राप्त होती हैं। इन सभी इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करना और उसके बाद फिर हम आगे उसके कार्य को करते हैं। तो जैसे कि इंफॉर्मेशंस कहाँ से आते हैं, इंफॉर्मेशन जो है वो पुराने हमारे अभिलेख हैं, दस्तावेज हैं, उनसे मिलते हैं, अनुभव से मिलता है, जो प्रतिस्पर्धा हो रही है संस्थाओं में, जो क्रियाएं हैं उसका हम अवलोकन करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, उसको देखते हैं। तो इस तरीके से इसमें इंफॉर्मेशन जो है वो प्राप्त होते हैं और जो सूचनाएं हैं, जो इंफॉर्मेशन है, इसकी संकलन करने के बाद उसका विश्लेषण करके ये पता लगाया जाता है कि जो तथ्य, जो सूचनाएं हैं, नियोजन किस प्रकार से उसको प्रभावित कर सकती हैं। यानी कि जो प्लान तैयार किए गए हैं, तो हमारे पास जो डाटा है, जो संबंध है, जो इंफॉर्मेशन है, इससे हम ये देखते हैं कि भाई उससे हमारी जो प्लान है वो कैसे इफेक्टिव हो रहा है, वह कैसे प्रभावित हो रहा है और उसके अनुरूप
हम अपने उद्देश्य और लक्ष्य के अनुसार से उसका विश्लेषण करते हैं और विश्लेषण का आधारभूत जो स्तंभ होता है वह होता है उद्देश्य, होता है लक्ष्य, होता है जिसके अनुरूप हम प्लान को तैयार करते हैं। तो ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप में आते हैं नियोजन के आधारों का निर्धारण करना। नियोजन के आधारों का निर्धारण करना। ठीक है, आधार, यहां पर बेस क्या हो रहा है आपका आधार। तो नियोजन के आधारों का, तो नियोजन का तीसरा जो प्रमुख स्टेप है, कदम है, ये आधारों की स्थापना, उपयोग, सहमति और जो जटिल नियोजन है यानी कि जो हम प्लान करते हैं वह काफी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। तो नियोजन के आधार पर यानी प्लान के आधार पर ही भविष्य जो है वह निर्धारित होता है, यानी भावी परिस्थितियों के संबंध में जो तथ्यपूर्ण सूचनाएं हैं वह हमको प्रदान करता है। तो यहाँ पर अतः नियोजन की सफलता में आधारों का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। भविष्य में किस प्रकार का बाजार होगा, विक्रय की मात्रा कितनी होगी, क्या मूल्य होंगे, क्या उत्पादन होगा, क्या लागत होगा, क्या मजदूरी होगी, करों की दरें क्या होंगी, नीतियां क्या होंगी, किन नए संयंत्रों की हमको स्थापना करनी होगी। तो इस तरीके से विस्तार से कार्यक्रमों का उल्लेख होता है, यानी वित्तीय प्रबंध किस प्रकार से होने चाहिए, लाभांश के संबंध में नीति निर्धारण क्या होने चाहिए। तो इस प्रकार से इसका पूर्वानुमान आवश्यक होता है। तो संस्था साथ ही हम ये भी देखते हैं कि जो जनसंख्या है, मूल्य है, लागत है, उत्पादन, बाजार और अन्य सामान मामलों के संबंध में पूर्वानुमान का भी ध्यान में रखना अति आवश्यक हो जाता है। तो इन पूर्वानुमानों के आधार पर ही प्लान को तैयार किया जाता है और यही इसके आधार होते हैं। ये महत्वपूर्ण आधार है जिसके अनुसार से प्लान जो है, नियोजन, ये तैयार किए जाते हैं। तो इन आधारों की जानकारी जो है संबंधित प्रबंधन को पहले से ही करा देना चाहिए ताकि वह प्लान जो कर रहा है वह प्लान सफलतम रूप से, सुचारू रूप से उसको संचालित किए जा सके और लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। चौथा हम पॉइंट आते हैं वैकल्पिक तरीकों का निर्धारण करना। चौथा मुख्य बात वैकल्पिक तरीकों का निर्धारण करना। यहां पर मुख्य बात क्या है, वैकल्पिक। जैसे कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, वैकल्पिक ऑप्शनल। जब हम प्लान तैयार करते हैं तो एक ही प्लान को और एक ही रोड मैप को लेके नहीं चलना है भाई, उसके लिए दूसरा साइड लाइन में होना चाहिए। जैसे कि हमने कहा कि नियोजन जो है वह लचीला होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए उसमें। तो नियोजन जो है इसमें वैकल्पिक तरीकों की भी तलाश करनी चाहिए, उसके ऑप्शनल जो लाइन, ऑप्शनल लाइन को भी लेना चाहिए, उसका उनका परीक्षण करना चाहिए, उसके अनुसार से ही कार्य को क्रियान्वित करना चाहिए। मतलब शायद ही कोई ऐसा योजना हो जिसके लिए विभिन्न उपयुक्त युक्तिपूर्ण विकल्प ना हो। युक्तिपूर्ण मतलब कि उसके ऑप्शन ना हो। तो अतः यहाँ पर विकल्पों की तलाश, उसकी उपयोगिता के आधार पर संख्या सीमित करने के उपरांत उनका परीक्षण करना चाहिए। यानी एक बड़ी योजना के लिए परीक्षण करने का कार्य जो है वो काफी जटिल होता है, कठिन होता है और इसके लिए लागत, आय के उसके पूर्वानुमान, रोकड़ की स्थिति तथा अनेक अन्य जो पहलू हैं उसका विस्तार रूप से उसका विश्लेषण होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हम आगे बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट पर।
5वां पॉइंट हम चलते हैं इसमें, वैकल्पिक तरीकों का मूल्यांकन करना। ये वैकल्पिक तरीकों का निर्धारण, फिर इसके बाद हम आ जाते हैं वैकल्पिक तरीकों का मूल्यांकन। वैकल्पिक तरीकों का मूल्यांकन यानी कि जो हम सेकंड लाइन ले रहे हैं भाई, तो प्लान जो तैयार कर रहे हैं, तो उसमें जो वैकल्पिक उसके साधन है, यानी किसी कार्य को करने के वैकल्पिक तरीकों की तलाश करना, उनका परीक्षण करने के उपरांत ही प्लान में शामिल किया जाना चाहिए और उसके अनुसार से जो स्टेप्स हैं उनको उठाना चाहिए। तो इसमें तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए, विश्लेषणात्मक अध्ययन होना चाहिए, कंपैरिजन होना चाहिए कि हमने प्लान बनाया ए और बी, तो उसमें ए और बी दोनों में हमको ये देखना है कि भाई कौन सा सुटेबल है, कौन सा सही है ना, और कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है, उसके अनुसार से कार्य को करना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी कार्य को करने का जो तरीका है, किसी दृष्टि से वो लगता तो बहुत अच्छा है, माने बेस्ट लगता है ना, लेकिन उसके दूसरे कार्य करने का तरीका जो है उससे भी ज्यादा सर्वोत्तम होता है, यानी कि बेस्ट होता है। और ऐसी स्थिति में इनकी तुलना करना आवश्यक हो जाता है, यानी कि हमारी जो योजना है, प्लान है, जो ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस को अच्छी तरीके से उसका एनालिसिस होना चाहिए और उसके अनुसार से स्टेप्स जो हैं वो लेना चाहिए। तो ये यहाँ पर इसका तुलनात्मक अध्ययन होना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, कार्य करने के सर्वश्रेष्ठ तरीकों का चयन करना। कार्य करने के सर्वश्रेष्ठ तरीके का चयन। सर्वश्रेष्ठ और कार्य माने किसी भी कार्य को करने के लिए, ठीक है, विभिन्न विकल्प होते हैं, उसके मूल्यांकन करने के पश्चात, जिस तरीके से मैंने बताया कि वैकल्पिक तरीकों का मूल्यांकन करना, भाई वैकल्पिक तरीका देखना, ढूंढना, उसका मूल्यांकन करना, मूल्यांकन करने के पश्चात जो सर्वश्रेष्ठ हो, यानी अच्छा हो, बेस्ट हो। जैसे मैंने अभी बताया, आपके पास कई प्लानिंग के लिए प्लान है ए बी सी डी, अब उन प्लानों का विश्लेषण करना, उसका मूल्यांकन करना, उसको देखना, उसको समझना और उन विकल्पों का मूल्यांकन करने के पश्चात ही उसमें से जो बेस्ट प्लान है उसको इम्प्लीमेंट करना। तो यदि एक ऐसा बिंदु है जिस पर निर्णय लिया जाता है तथा यहीं से वह योजना का निर्माण होता है, यानी कभी कभी विकल्पों के मूल्यांकन से यह निर्णय भी निकल सकता है के लिए कोई दूसरा तरीका भी है वह उपयुक्त है, और अनेक तरीकों के संयोजन से अधिक हम उसको प्रभावशाली बना सकते हैं। और ऐसी दशा में किसी एक जो सर्वश्रेष्ठ है और बेस्ट है, ऐसे तरीकों के स्थान पर हम उसके तरीकों के अनेक संयोजन का, यानी कि जो कॉम्बिनेशन होते हैं, कंबाइन करते हैं और उसमें से उसका चयन करते हैं जो कि अधिक प्रभावशाली हो, हितकर हो, संस्था के पक्ष में हो, हमारे उद्देश्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वह सुटेबल हो। ऐसे तरीकों का यहाँ पर विश्लेषण करते हुए उसका चयन करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हम आगे बढ़ते हैं, इसमें योजना तैयार करना। योजना तैयार करना, ठीक है, प्लानिंग। तो प्लानिंग तो ये तो है भाई कि भाई योजना तो तैयार किए जाएंगे, किस तरीके से करेंगे, तो फार्मूलेशन ए प्लान, ठीक है। तो फार्मूलेशन ए प्लान यानी कार्य करने के सर्वोत्तम तरीकों अथवा विकल्पों का चयन करने के पश्चात प्लान का अगला जो स्टेप होता है उसमें उसका अंतिम रूप प्रदान करना होता है।
अर्थात चयन करके उसको क्रियान्वित करना। और इस स्टेप के अंतर्गत योजना के जो विभिन्न पहलू हैं उसके विस्तार किया जाना चाहिए, उस पर विचार किया जाना चाहिए और क्रमानुसार यानी स्टेप बाय स्टेप उसके स्टेप्स को निर्धारण करना चाहिए और योजना का विस्तार को अंतिम रूप प्रदान करना चाहिए, यानी कि प्लान का सिलेक्शन करना। हमारे पास विभिन्न प्रकार के वैकल्पिक प्लान है, योजनाएं हैं। अब उन विकल्पों में से किसी एक सर्वश्रेष्ठ प्लान का चयन करना और उस प्लान का चयन करने के पश्चात ये देखना कि उस कार्य को किस तरीके से क्रियान्वित किया जा सकता है। तो हम प्लान जो तैयार किए हैं उसके स्टेप के अनुसार से स्टेप वाइज लेना है कंट्रीब्यूशन में कि भाई कौन कौन से स्टेप कब कब लिए जाएंगे, कैसे लिए जाएंगे, किस तरीके से लिए जाएंगे, जिससे कि हमारा लक्ष्य और उद्देश्य जो है उसकी प्राप्ति हो सके। तो ये आपकी योजना तैयार करना है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, आवश्यक उप योजनाओं का निर्माण करना। आवश्यक उप योजना का निर्माण, यहां पर मुख्य है उप योजना। ठीक है, उप योजना सहायक सब्स्टिट्यूट। तो फॉर्मुलेशन नेसेसरी डेरिवेशन सब प्लान्स है ना, डेरिवेटिव सब प्लान्स यानी किसी व्यवसायिक उपक्रम की अंतिम योजना बनाने के पश्चात उसे क्रियान्वित करने के लिए जो आवश्यक उप योजनाओं का निर्माण करना पड़ता है, यानी किसी योजना के प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन हेतु सहायक योजनाएं जो है यह अति आवश्यक होता है। अतः आवश्यकता उप योजनाओं का निर्माण करना है, उसको स्वतंत्र रूप से उन योजनाओं को उसकी मूल योजना का एक अंग मानना चाहिए और एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए, जिससे कि वह कार्य पूर्णतः कंप्लीट हो सके। जैसे कि हम आप देखते हैं इसमें, जैसे कि आपका सेल्स डिपार्टमेंट होता है, परचेज डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट होता है, बजटिंग डिपार्टमेंट होता है। तो ये विभाग अलग अलग विभागों में सभी बटे होते हैं, लेकिन सबको क्या करना पड़ता है, समाहित करना पड़ता है, उनका संयोजन, आपसी कम्युनिकेशन ये काफी महत्वपूर्ण होता है। तो योजनाएं जो है वह अलग अलग योजनाएं होती हैं जो कि मूल योजनाओं का एक पार्ट होता है। ठीक है, यानी कि जो कार्य किए जा रहे हैं संस्थागत, तो उसमें संस्था में अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग विभाग है, लेकिन लक्ष्य एक है। उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए सभी विभागों को अलग अलग कार्यों में विभाजित किया जाता है और कार्य जो है वो सबको समाहित करना, उसका संयोजन करना और उसको एक साथ कंप्रेस करना और उसके बाद लक्ष्य का निर्धारण करना है। अब इसमें नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, कर्मचारियों की भागीदारी प्राप्त करना, यानी कि इसमें उसके पार्टिसिपेंट जो है ना, एम्प्लॉय के पार्टिसिपेंट देखना, संयोजन करने से ही कार्य नहीं हो जाता। अर्थात अच्छा प्लान तैयार करना और बेस्ट से बेस्ट प्लान तैयार कर लिए, इससे केवल काम नहीं चलता, भाई उसको कार्य करना भी चाहिए ना। भाई क्रियान्वयन कौन करेगा, क्रियान्वयन करने के लिए भी अच्छे एक्सपर्ट व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, अनुभवी कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, बौद्धिक स्तर पर सक्षम कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। तो क्रियान्वयन करने में संस्था के जो कर्मचारी हैं उनकी अहम भूमिका होती है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उनमें प्लान है तो उसमें कर्मचारियों का इन्वॉल्वमेंट भी देखना है ना, ये काफी महत्वपूर्ण होता है कि भाई सक्षम व्यक्ति यदि कार्य को करता है तो वो सही तरीके से करेगा। ठीक ऐसे जैसे कि हम कहते हैं कि प्रबंधन को ये देखना होता है अपने कर्मचारियों से काम लेते समय कि कौन से कर्मचारी किस कार्य पर दक्ष है, अर्थात एक्सपर्ट है उस कार्य में, तो उसको वही कार्य यदि दिया जाए तो कार्य क्या होगा, अच्छे तरीके से होगा, सही तरीके से होगा, उसकी स्किल के आधार पर वो होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि हम कहते हैं ना, एक कहावत है, बंदर के हाथ में उस्तरा। अब बंदर के हाथ में उस्तरा मतलब बंदर को दे दिया गया, वो तो जानता ही नहीं है कि उसको कैसे चलाना है, क्या करना है, कैसे करना है, तो वो तो गलती करेगा ना। तो यहाँ पर प्रबंधन जो है उसको ये समझ में आना चाहिए
कि भाई कौन से कर्मचारी से किस तरीके से काम ले, और कर्मचारियों का इन्वॉल्वमेंट जो है उस प्लान के अंतर्गत होना चाहिए, तभी जो संस्था है अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट इसमें मुख्य बात आती है रणनीति पर विचार करना। यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। रणनीति पर विचार, ठीक है। रणनीति पर विचार, तो रणनीति पर विचार जो है आपके जो स्ट्रेटेजी जो तैयार किए गए हैं, तो नियोजन के क्रियान्वयन में रणनीति यह भी काफी महत्वपूर्ण होती है। रणनीति मतलब प्लान तैयार करना कि भैया कैसे कार्य को करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, इस पर भी विचार होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये प्लान का एक अभिन्न अंग है और प्रक्रिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो अर्थात यहाँ पर नियोजन प्रक्रिया के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जो उठाए जाने वाले कदम है, स्टेप्स हैं, प्लान जो तैयार किए हैं, प्लान को क्रियान्वित करना है तो उसके लिए जो स्टेप्स लिए जाएंगे, तो उसके लिए रणनीति तैयार करने की आवश्यकता होती है। लास्ट पॉइंट है इसमें फॉलो अप, अनुवर्तन। फॉलो अप है ना, फॉलो अप मतलब कि काम को किस तरीके से किए जाएंगे भाई, ठीक है। तो केवल योजना बना देने से ही लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी, उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं है, उसकी पूर्ति हो जाएगी, ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो नियोजन की सफलता उसके प्राप्त होने वाले लाभों के मापने पर निर्भर करता है। अर्थात अनुवर्तन को नियोजन में उचित स्थान, समुचित स्थान मिलना चाहिए, क्योंकि इसके माध्यम से ही यह जानकारी प्राप्त होती है कि योजना सफल हो रही है या नहीं हो रही है, यानी स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करना, चेस करना, ठीक है भाई, हमारा उद्देश्य की पूर्ति हो रही है या नहीं हो रही है, इन चीजों को देखना। अब नेक्स्ट इसमें हम आगे बढ़ते हैं, ये तो हुआ आपका स्टेप्स यानी कि प्रक्रिया। अब प्लान के अंतर्गत आगे बढ़ते हैं इसमें नियोजन के प्रकार। टाइप्स ऑफ प्लान, ठीक है, टाइप्स ऑफ प्लानिंग। टाइप्स ऑफ प्लानिंग माने प्लान कितने प्रकार के होते हैं। तो प्लान जो है योजनाओं के विभिन्न प्रकार हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। इसका कारण यह है कि विभिन्न आवश्यकताओं, परिस्थितियों और उद्देश्यों के आधार पर, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि समय जो है वह काफी महत्वपूर्ण होता है, स्थिति, परिस्थिति और ऑब्जेक्ट, ये तीन मुख्य बातें हैं जिसके आधार पर योजनाओं का निर्माण किया जाता है, प्लानिंग तैयार की जाती है, और इसी के कारण से इसमें अलग अलग इसके प्रकार हैं। जैसे कि आपका हम ले पहला भौतिक नियोजन, इसके अंतर्गत भौतिक नियोजन, फिजिकल प्लानिंग, ठीक है, फिजिकल प्लानिंग, फिजिकल प्लानिंग, ठीक है। इसी में हम दूसरा आगे बढ़ते हैं, आपके फंक्शनल प्लानिंग, कार्यात्मक नियोजन,
नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, विस्तृत योजना। विस्तृत है ना, कंप्रेसिव। नेक्स्ट इसमें हम आगे बढ़ते हैं, सामान्य मिश्रित नियोजन। अर्थात जनरल कॉम्बिनेशन प्लानिंग। ठीक है, कॉम्बिनेशन, मिश्रित मतलब कॉम्बिनेशन। अब किसी को, ये तो हुआ जाल जाल टेढ़ी, जाल जाल टेढ़ी के अनुसार। ठीक है, इन्होंने इसके 4 प्रकार बताए। यहीं पर इसका दूसरा स्वरूप, जहां पर जॉन ग्लोबल जो है, इन्होंने इसको 3 मुख्य भागों में, 3 भागों में डिवाइड किया है। ठीक है, वो कौन कौन से हैं, इस पे चर्चा करेंगे। अभी मैं ये आपको प्रकार बता देता हूँ, है ना। इन्होंने कहा प्रशासकीय नियोजन, एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव। दूसरा क्रियात्मक, क्रियात्मक नियोजन। ठीक है, ऑपरेटिव प्लानिंग जिसको कि हम कहते हैं। तीसरा परियोजना नियोजन। तीसरा प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट प्लानिंग। अब इसमें ये 4 जार जार टेरी के और ये ग्लोबल के अनुसार से। ठीक है, ग्लोबल के अनुसार। तो ये प्रकार है, यदि आप इसका एनालिसिस करें तो लगभग समानता है इसमें। और इसके आधार पर नियोजन के जो मुख्य प्रकार हैं, हम उसको अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसमें जैसे कि समय के आधार पर, अवधि के आधार पर, ठीक है, इन सभी जो प्रकार हैं टेरी और ग्लोबल, इसके आधार, इसकी विवेचना यदि हम करते हैं तो हम नियोजन को मुख्य चरणों पर विभाजित कर सकते हैं, मुख्य प्रकार उसके ये हो सकते हैं। तो पहला है पीरियड लेवल बेसिस, है ना, समय के आधार। ठीक है, टाइम पीरियड। तो ये पीरियड लेवल बेसिस है। तो कहने का मतलब, अब ये पीरियड लेवल समय, तो समय 2 तरीके के होते हैं आपके, अल्पकालीन और दूसरा दीर्घकालीन। ठीक है, शॉर्ट टर्म एवं लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो समय के आधार पर 2 तरीके से हो सकते हैं, यानी कि प्लान जो है शॉर्ट टर्म के लिए भी बनाए जा सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए भी बनाए जा सकते हैं। यानी कि जो अल्पकालीन योजनाएं जो होती है वह छोटी होती है, और दीर्घकालीन जो होती है, जो लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं, वह बड़ी योजनाएं होती हैं। अब इनमें हम दोनों में देखते हैं कि जैसे कि भाई आप अकाउंट तैयार करते हैं तो उसमें क्या होता है, क्वार्टरली होता है, हाफ ईयरली होता है, ईयरली होता है।
ठीक है ना। तो प्लान आपको तैयार करना है, तो शॉर्ट टर्म के लिए जो प्लान होता है यह आप डे टू डे हो सकता है, वीकली हो सकता है, मंथली हो सकता है, आपके क्वार्टरली हो सकता है, 6 मंथ के लिए हो सकता है और आपके लिए ईयरली हो सकता है। ये शॉर्ट टर्म के लिए है 1 ईयर, यानी कि 3 ईयर से बिलो, माने 3 साल से कम जो होगा उसको हम शॉर्ट टर्म में लेते हैं, और 3 साल से ऊपर की जो अवधि की जो प्लान होती है उसको हम लॉन्ग टर्म में के रूप में लेते हैं, यानी कि दीर्घकालीन कहलाती है। दूसरा है प्रबंध के स्तर के आधार, प्रबंध के स्तर के आधार पर, ठीक है, प्रबंध के स्तर के आधार पर यानी मैनेजमेंट लेवल बेसिस। तो ये दो आपके 3 मुख्य हैं इसमें। अब मैनेजमेंट को हम देखें तो मैनेजमेंट को जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, मैनेजमेंट का जो आधार है प्रबंधन, इसको हम कैसे करते हैं, शब्द आकार में ले लें, ठीक है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ठीक। तो ये क्या हुआ आपका लोअर, निम्न स्तर, निम्न स्तर, मध्य और आपका उच्च स्तर, ठीक है, हाई लेवल, मिडिल लेवल और आपका लोअर लेवल, ये 3 लेवल में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो प्रबंधन जो होता है आप देखेंगे उच्च स्तरीय, ठीक है, उच्च स्तरीय स्तर पर जहां पर आपके प्रबंधन में होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, ठीक है ना, ये जनरल मैनेजर द्वारा तैयार की जाती है। और इसके अंदर जो है संपूर्ण विभाग माने सारा होल इसके अंदर ये पूरा आ जाता है, जिसके अंतर्गत उसकी नीतियां, सिद्धांत, सारे सब कुछ, उसके उद्देश्य, लक्ष्य, बाजार, सब कुछ होता है, उसका एनालिसिस होता है, उसके अनुसार से वो वहां से कंट्रोल करते हैं। दूसरा होता है आपका मध्य स्तर। मध्य स्तरीय जो है वह लोअर जो है, निम्न स्तरीय इसको वह क्या कंट्रोल करता है ना। तो यहाँ पर मध्य स्तरीय जो प्रबंधक द्वारा जो की गई योजनाएं होती हैं वह युक्तियों के अनुरूप तैयार किए जाते हैं और उसमें उद्देश्य और लक्ष्य की पूर्ति करना वहां पर संभव हो जाता है। लास्ट हम होते हैं निम्न स्तरीय, जो कि लोअर होता है। तो ये योजना जो है ये पर्यवेक्षक, ऑब्जर्वर जो है उनके द्वारा यह तैयार की जाती है, जहां पर उपक्रम में कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले क्रियाओं के संबंध में संबंधित होती है। यानी कि ये आपके 3 पार्ट, प्रबंध के स्तर पर यदि हमने तो 3 पार्ट में इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, हाई लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय और निम्न स्तरीय, ये 3 भाग में मुख्य रूप से हम इसको यहाँ पर बांटते हैं, ठीक है। तो आज यहीं तक हम रखते हैं, क्योंकि आगे और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उसके बारे में हम कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है।